Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are very fine and doing perfect. So, students, we have already studied exercise 1.1. Right now, we are moving to the next part, which is irrational number. So, if I talk about the definition of irrational number, a number S is called irrational if it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. सो बच्चों इरेशनल क्या कहलाएगा? इरेशनल वो नंबर होगा जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। यानी जिसको हम ये पैटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकते वो इरेशनल, और जिसको प्रोवाइड कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? रैशनल कहलाता है। अच्छा, अब इरेशनल को समझने के लिए हम लोगों को एक चीज़ पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है, तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का क्या है कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है थोड़ा मोड़ा। तो जो भी आपने पढ़ रखा है पहले से थोड़ा मोड़ा, तो आपने एक चीज़ उसमें पहले से आपको मालूम होगा कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि लेट्स से अगर हमने इसका नाम दिया ए बी सी, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सिचुएशन ये है कि जो ए सी का होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। ठीक है, या इसको और ऐसे समझो कि अगर इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको अगर हम बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेनस कहते हैं ए सी को, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम पे कमांड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों जैसे मैंने कहा कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए कमांड के लिए क्या करना होगा आपको, कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना होगा किसी भी नंबर का। जैसे हम एक सर नंबर लेते हैं बस यूँ ही कि ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, ये लेंथ 5 है, तो ऐसे सिचुएशन में तो स्टूडेंट ऐसे सिचुएशन में हमारा परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है? लेट्स चेक। तो पता चला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर हमने वैल्यू लिखा तो 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, वैल्यू आ गई 25। ठीक है, और h यानी 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25। सो इस ऑपरेशन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है वो एच स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, सो ये एप्लीकेशन है पाइथागोरस थ्योरम का। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे इरेशनल नंबर्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, इनको ज़रा रीड करना। You already know that there are infinitely many rationals. It turns out that there are infinitely many irrational numbers too. Some examples है, जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे नंबर्स रैशनल है, मतलब कि कोई संख्या नहीं, दे आर इनफाइनाइट। सो सिमिलरली दे आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स एज वेल। तो कुछ इरेशनल नंबर्स को इन्होंने पिक किया है, जैसे 2, √2, √3, √15, पाई, 0.10110। So these numbers are, let's say, √2, √3, √15, pi, and here in this number you can observe a pattern. देखो पैटर्न क्या है, 0.10110, then ट्रिपल टाइम्स 1 and 0, then 4 times 1 and 0, ये पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक है, ये कुछ नंबर्स है जो कि इरेशनल्स हैं। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि ये क्या होता है। तो बच्चों ये रूट होता है, मैंने जैसे सिखाया था कि अगर हम आपसे पूछें कि √16 की वैल्यू क्या होगी, आप क्या कहोगे? सर 4 होगी।
मैं पूछूँ सर कि बेटा √25 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर √25 की वैल्यू 5 होगी। मैं पूछूँ √36 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर √36 की वैल्यू 6 होगी। लेकिन बच्चों अगर मैं पूछ लूँ कि √5 की वैल्यू क्या होगी, तो कैन यू आइडेंटिफाई? तो ऑफ कोर्स यू कैन आइडेंटिफाई, बट एक इंटीजर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये पता चला कि अगर इसके अंदर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तभी हम लोग इस रूट की वैल्यू एक इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 16 है, तो 16 को परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4 एक इंटीजर आता है। तो परफेक्ट स्क्वायर का डेफिनेशन यही है कि जिस नंबर्स का स्क्वायर रूट एक इंटीजर होगा, उन लोगों को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, उन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में या इस कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में √16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका रूट इंटीजर होगा। √15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका रूट इंटीजर नहीं होगा। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस बात को समझना कि रूट के अंदर अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। ये जो रूट है वो इर्रेशनल कहलाएगा। इसके पीछे का रीज़न देखो, जैसे क्या है, √2 की जो वैल्यू होती है बच्चों 1.412 ऐसे कर करके आगे चलती जाती है, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73214 ऐसे करके आगे चलती जाती है। तो ये जो है, क्या इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वी डोंट हैव अ पैटर्न, ठीक है ना। जैसे इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। इसको भी और डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे इन टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा परेशान हैं। जो मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। बच्चों सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर रूट के नंबर अंदर का नंबर इर्रेशनल है तो क्यों इर्रेशनल है, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को समझाने में थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लूँगा एंड आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, थोड़ी बात समझना। मैंने समझाया था आपको और फिर से आप समझ लो कि रियल नंबर या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा, ठीक है। या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल होगा। क्लियर। अब पॉइंट ये है कि रियल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या था, सॉरी रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन क्या था। सो बच्चों, रैशनल नंबर के क्लासिफिकेशन के लिए मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर है, अच्छी बात है, होगा रियल नंबर। होल नंबर भी रियल नंबर होगा, इंटीजर भी रियल नंबर होगा, इंटीजर भी रैशनल नंबर होगा, डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन सारे डेसिमल्स रैशनल नंबर नहीं होंगे। तो कौन कौन से नहीं होंगे, इसकी एनालिसिस के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा कि डेसिमल्स कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो डेसिमल्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, एक होगा टर्मिनेटिंग और दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। सो स्टूडेंट्स, इन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात हम लोग करें तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से कि 5/2 लिखा है, तो 5/2 को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 2.5। क्या 0.5 के बाद आगे भी कुछ नंबर्स हैं या डॉट लगा हुआ है? तो आप कहोगे सर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी ये जो 2.5 हो यहीं पे टर्मिनेट हो गया, यानी फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, इसके आगे जो है नंबर नहीं लिखा गया। लेकिन अगर इसी तरह ये 1/3 ले लें या 100/3 ले लें, चलो, तो 100/3 का क्या होगा कि 33.333 एंड डॉट 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 लगा रहेगा। यानी ये जो 3 का पैटर्न है ये चला जा रहा है, ठीक है। सो हियर यू गेट टू नो कि डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक। अब अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग हुआ तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, रैशनल कहलाएगा, ठीक। अब सेकंड केस है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर क्या केस आता है,
तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो दो केस बनता है कि पहला या तो रिपीटिंग होगा, दूसरा या तो नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, रिपीटिंग का मतलब जैसे भी मैंने बताया 3 पॉइंट या 33.333, तो जो डिजिट्स हैं वो रिपीट किए जा रहे हैं। हालांकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट ये डिजिट्स रिपीटिंग है। लेकिन नॉन रिपीटिंग में या नॉन रिकरिंग में क्या होगा, इसको नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं या नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग में क्या होगा, जैसे मान लो कोई नंबर है 6 बन गया, तो 6.314 324 334 001 0001। तो बच्चों यहाँ, अच्छा मैंने आगे डॉट भी लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? हो गया सर, रिपीट तो हो रहा है, यहाँ 3 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे चला आ रहा है। तो बच्चों रिपीट होने का मतलब ये नहीं होता है कि डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो वही मतलब 3 एक बार आ गया तो फिर से 3 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास डिजिट का रेंज जो है वो 0 से 9 तक है, तो डिजिट्स तो वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन क्या कोई फिक्स पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं? तो यहाँ पे आप कहोगे नहीं सर, कोई फिक्स पैटर्न तो हमको नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, कहीं कहीं पे फिक्स पैटर्न होता है, कहीं कहीं फिक्स पैटर्न नहीं होता है। जैसे अभी हमने जब 1/3 को देखा, अभी जैसे हमने 1/3 को देखा, तो हियर वी गॉट अ फिक्स पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक फिक्स पैटर्न मिला। बताइए मिला कि नहीं मिला? 1/3 में, 1/3 में एक फिक्स पैटर्न था। लेकिन अगर वैसे आपको बात करूँ 1/7 की, तो 1/7 को जब हम लोग बात करेंगे ना, तो देखो डिवाइड करते समय एक पैटर्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.142857। ठीक, फिर वहाँ से आगे से रिपीट करने लगेगा 142857। तो ये पैटर्न क्या हो गया, ये इतना पोर्शन जो मैंने अंडरलाइन किया, ये पार्ट रिकरिंग है, रिपीटिंग है। ये पोर्शन आपका रिपीट होगा बार बार। तो अगर ये पोर्शन रिपीट हो रहा है तो भी ये नंबर, जो नंबर था हमारा भी 1/7, ये नंबर क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएगा। हाँ, अगर ऐसा कंडीशन है कि रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो कहलाता है इर्रेशनल नंबर। तो आई होप कि क्लासिफिकेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो आता है, कि जो सबसे पहले आता है वो आता है रियल नंबर। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ठीक, अब इर्रेशनल नंबर को फॉर द टाइम बीइंग आप बिल्कुल भूल जाओगे और आप ये सोचोगे कि हम खाली रैशनल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। रैशनल का क्या होगा? रैशनल में भी करते करते नेचुरल सही है, होल सही है, इंटीजर सही है, फ्रैक्शन सही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? डेसिमल में। तो डेसिमल जो है को फर्दर करते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर होगा, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिकरिंग है तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग NTNR है, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। आई थिंक मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दे दिया है इस पे कि NTNR क्या होता है, मतलब इर्रेशनल क्या होता है। अब अगर इसको हम अपने प्रैक्टिकल सिचुएशन से रिलेट करें तो देखो, जैसे √2 की वैल्यू है, तो √2 की जो वैल्यू आपने अभी तक सीखी है 1.1432, ऐसे कर करके कुछ भी है वो चला आता है लंबा सा। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ऑल दो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं, यानी रिकरिंग भी नहीं है। तो रिकरिंग नहीं है, इसलिए क्या √2 कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। उसी तरीके से √3 की बात करेंगे तो 1.732 करते करते जाएंगे, तो ये भी रिकरिंग नहीं है। और जब ये भी रिकरिंग नहीं है तो ये भी इर्रेशनल कहलाएगा। अच्छा, इसी की जगह हमने 4 ले लिया तो वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर हमने 9 ले लिया तो वैल्यू क्या आ गई? 3। तो ये पता चला कि अगर इस रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर अगर है, तब तो ठीक है, तब तो ये नंबर हम इसको रैशनल कह सकते हैं। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर 100% के रूट के अंदर, जो रूट में जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो रूट क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? आई होप कि मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे। एक तो ये था रूट वाला पार्ट, एक और होगा इर्रेशनल, आपका रैंडमली बताने वाला। तो देखो स्टूडेंट्स, जो रैंडमली रैशनल बताने वाला या इर्रेशनल बताने वाला है, उसका पैटर्न क्या है? देखो,
जैसे मैंने कोई नंबर पिक कर लिया अपने माइंड में, जैसे मैंने पिक किया 2.1, अभी तो ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर इसमें हम कह दें 2.101, 1001, 10001 एंड डॉट डॉट डॉट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई किसी फिक्स पैटर्न पे कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न का रिकरिंग नहीं है। तो अगर किसी फिक्स पैटर्न का रिकरिंग नहीं है तो ये जो गिवन नंबर है वो क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा कॉमन सेंस की बात करूंगा। जैसे मान लो आपको कहा गया कि 3 और 4 के बीच का इर्रेशनल नंबर बताओ, तो आप कॉमन सेंस से क्या बता सकते हो कि सर 3 और 4 का बताना है ना, तो ठीक है 3.01, 3.001, सॉरी 001, 0001, 0001, ये एक ऐसा नंबर है जो कि 3 से बड़ा है, 4 से छोटा, यानी 3 और 4 के बीच में। और अगर हमने डॉट लगा दिया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और अगर ये इर्रेशनल नंबर है तो हमारा जो टास्क है वो पूरा हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो आ रहा है √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट। यानी कोई भी नंबर अगर रूट में, जैसे अभी तक हमने रैशनल नंबर को तो सीखा ही है, रैशनल नंबर में कुछ भी होगा रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। जैसे मान लो कि अगर ये नंबर लाइन और हमें रिप्रेजेंट करना है +3, तो +3 यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हमें कोई नंबर जो रूट में है उसको रिप्रेजेंट करना है। और इसी के हेल्प के लिए मैंने आपको सिखाया है पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। तो बच्चों, जैसे मैं थोड़ा सा फिर से अभी ऊपर वाले स्पेस में आता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा आपको कि जैसे मान लो एक ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे हमने एक ओरिजिन ले लिया, या चलो यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स 0 to 1 के मेजरमेंट पे अगर हमें एक बेस पे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो आप कहोगे सर एक काम करते हैं कि तो इस पे एक काम करते हैं सर, आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने इस मेजरमेंट का एक जो है बेस ले लिया, और इसी 1 के मेजरमेंट पे एक हमने परपेंडिकुलर ले लिया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस 1 हो गई, ये डिस्टेंस 1 हो गई, और जब हमने इन दोनों डिस्टेंस पे जब पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या लगाऊंगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2। यानी जो हमने हाइपोटेनस पता करना था, हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू 2 है। बताइए हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आ रही कि नहीं आ रही? देखना ध्यान से, हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू 2 निकल के आ रही है, तो हाइपोटेनस क्या नहीं h क्या हो जाएगा? आपको आगे से √2 हो जाएगा। तो ये जो मान है, यानी ये जो वैल्यू आई, ठीक है, ये जो वैल्यू आई ये √2 आ गई। अब हमने क्या करना, अपने कंपास से ये आर्क लेना है और ये आर्क यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही आर्क हमने यहाँ नंबर लाइन पे अप्लाई किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी? वो लेंथ √2 कहलाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरे इस रफ डायग्राम से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो जो बुक का डायग्राम उसको समझो ज़रा सा साथ में मेरे। ठीक है, देखो इनने क्या किया कि 1 लेंथ का एक बेस लिया, 1 लेंथ का एक परपेंडिकुलर लिया। तो जब 1 लेंथ का बेस और 1 लेंथ का परपेंडिकुलर लो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस हो जाएगा वो √2 हो जाएगा। ठीक, और इसी √2 के लेंथ पे एक आर्क लिए और उसी आर्क को यहाँ पे लगा दिए नंबर लाइन पे। तो ये पता चला कि ये 0 से जो √2 तक का लेंथ है, 0 से p तक का जो लेंथ है, o से p तक का जो लेंथ है वो क्या लेंथ है? वो √2 लेंथ है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको चीज़ें। ठीक, इसी तरीके से हम √3 की बात करेंगे। लोकेट √3 ऑन नंबर लाइन। जब √3 की बात करेंगे तो देखो √3 के लिए हमें समझना पड़ेगा कि √3 के लिए हमें चाहिए क्या। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा एक अलग से लेक्चर लूँगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तेज़ भागने की भी ज़रूरत नहीं है, वी हैव इनफ टाइम।
जैसे √3 की अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, तो आप क्या करोगे, √3 के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या करोगे, आप सोचोगे सर ऐसा है कि काम करते हैं, अगर हमें √2 मालूम है, अगर हमें √3 मालूम करना है तो √2 और √1 के कॉम्बिनेशन से काम चल जाएगा। और देखो एक चीज़ इसमें मेंशन भी थी, मैं थोड़ा भी मिस कर गया था, मैं तुम्हें बताता हूँ अभी, ठीक है। एक जो चीज़ थी वो मेंशन थी, आई मिस्ड अ लॉट, तो अच्छा वो अभी आई ही नहीं है, सॉरी, वो मैटर अभी आया ही नहीं है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, वो आगे चल के आएगा, ये लाइन है, यू लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n आफ्टर √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। यानी √n अगर मालूम करना है तो √n-1 को मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो ये क्वेश्चन है √3 वाला, तो √3 मालूम करने के लिए तभी पॉसिबल है जब हमें √2 मालूम हो, ठीक है। कैसे होगा, एक इसका रफ डायग्राम देख लो पहले। जैसे मान लो ये डिस्टेंस हमारी 1 है, ये डिस्टेंस √2 है, तो जब 1 और √2 पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 3 आ जाए, √3 आ जाएगी, ठीक है। कैसे आएगी, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और इसी का फिर अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अंडर रूट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें h स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं करनी है, हमें तो h की वैल्यू मालूम करनी है। और सेम चीज़ देखो यहाँ पे अप्लाई किया गया है, 1 की लेंथ √2 हाइपोटेनस, ठीक। अब उसके बाद जब √2 हाइपोटेनस अपने को पता चल गया, फिर क्या हुआ कि इसी √2 हाइपोटेनस पे फिर एक 1 लेंथ का परपेंडिकुलर खींचा गया, और ये एक और ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका हाइपोटेनस आ गया √3। अब जब हमें ये √3 का हाइपोटेनस यानी ये लेंथ मालूम चल गई, तो इस √3 के लेंथ पे, इस √3 के आर्क लेंथ पे इसका लेंथ मेजर करके हमने एक आर्क लगाया, और ये आर्क आके ड्रॉप किया यहाँ पे। कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, देखो ध्यान से, ये आर्क जो आ रहा है ये कहाँ ड्रॉप हो रहा है, ये ड्रॉप हो रहा है इस पे, 2 से थोड़ा सा पहले ड्रॉप हो रहा है, और होता भी √3 की वैल्यू 1.732 है, और आगे डॉट डॉट डॉट। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि √3 को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। √3 को रिप्रेजेंट कैसे करना है नंबर लाइन पे, ये डिस्टेंस सब जो आ रही है वो √3 ही तो आ रही है ना, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर √5 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल 3 में। पहले को √4, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 करने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है ना। ये क्लासरूम एक्टिविटी है, क्लासरूम तो वैसे तो देखो वीडियो पे नहीं समझाया जा सकता है, हाँ अगर क्लासरूम होता तो मैं प्रॉपर उसको समझा देता आप लोगों को। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, क्योंकि 3 बहुत लोगों का डाउट था कि √5 को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि √n अगर आपको मालूम करना है, अगर आपको n मालूम करना है तो √n के लिए यू शुड नो √n-1, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जब हमें √5 मालूम करना है, अगर हमें √5 मालूम करना है तो हमें √4 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कहोगे यस सर मालूम होनी चाहिए। तो √4 की वैल्यू बहुत आसान होती है, बताओ ज़रा √4 क्या होता है, कहोगे 2 होता है। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करना कितना आसान है, आप लोग इतना परेशान हो रहे थे। देखो हमने क्या किया, एक ये ओरिजिन 0 ले लिया, 1 2 3 4 5। अब मैंने कहा कि √5 के लिए √4 मालूम होना चाहिए, और √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो अपने के हम लोगों को क्या करना है कि एक, पहले मैं कलर चेंज कर दूँ, रुक जाओ इसका, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि एक बेस ट्राइंगल बनाना है, जो बेस ट्राइंगल कितने लेंथ का होगा, 2 लेंथ का होगा, ठीक। उसके बाद वेट अ मिनट, थोड़ा ब्रश की साइज भी बड़ी कर देते हैं, ठीक है। देखो एक बेस ट्राइंगल बनाना है,
बन गया 2 लेंथ का, एक ट्रायंगल बन गया 1 लेंथ का, एक ट्रायंगल बन गया 1 लेंथ का, ट्रायंगल नहीं सॉरी साइड बन गई, ये साइड 2 हो गई, ये साइड आपकी 1 हो गई। और जब हमने इसको ऐड कर दिया मतलब जोड़ दिया ज्वाइन कर दिया तो ये लेंथ क्या होगा, आप कहोगे सर ये लेंथ हमारा h होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो एट लास्ट ये पता चला कि h स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है 5 है। तो अगर h स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 आ जाएगी। बोलिए, तो अब मैं आपको फिर से वो बना के दिखा देता हूँ फटाफट से। 0 1 2 3 4 5, चलो एक और बना देते हैं 6। ठीक है, ये लेंथ हमारा, कलर फिर से चेंज करना पड़ेगा क्या, रुक जाओ, चलो देखो इसको, ये लेंथ हमारा बेस हो गया, ये लेंथ हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये लेंथ हाइपोटेनस हो गया। सो स्टूडेंट्स ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये √5 हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस एक सिंपल सा वर्क करना है कि इस √5 के लेंथ को मेजर करके एक आर्क यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जहाँ पे ये आर्क ड्रॉप हो जाएगा तो ये जो लेंथ कहलाएगी नंबर लाइन पे, ये लेंथ क्या कहलाएगी √5 लेंथ कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यही प्रोसेस था √5 को करने का। और जैसा मैंने देखा है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 जो है पहले से कर रखा है, मतलब मैंने बताया होमवर्क दिया तो आपने कर रखा है। मैक्सिमम जो डाउट था वो √5 का था, तो बच्चों को मैंने क्लियर ही कर दिया। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ठीक है, सो आगे स्टूडेंट्स जो इसमें वो है एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि एक्सपेंशन कैसे होगा, एक फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल्स में कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो रही हैं। ठीक है, सो अब मैं अगर थोड़ा सा आपको आगे इसमें बढ़ते जाऊं, वेट अ मिनट, तो इसके आगे के एक्सरसाइज में बच्चों एक्सरसाइज 1.3 आता है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा बेस आप लोगों को बनाना पड़ेगा, कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कुछ एक होमवर्क दे रहा हूं, और उस होमवर्क में क्या है ना स्टूडेंट्स कि ऐसे कई सारे नंबर्स होंगे इरेशनल नंबर, जिनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है, और वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप मुझे आज दोपहर में 2 बजे तक बाय 2 PM सेंड करोगे। ठीक है ना, थैंक यू सो मच बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।